दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डरना तो होगा में। तो दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी होने वाली है। और ये कहानी हमें रायगढ़ से रमेश कटारिया जी ने भेजी है। और उनका कहना है कि ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन फिर भी आपको ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए सीधा बढ़ते हैं कहानी की ओर। लेकिन कहानी सुनने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे वक्त पर। तो चलते हैं कहानी में। वो दोनों घर जा चुके थे। मन में एक तरह का अजीब डर सता रहा था कि आगे क्या होगा। साथ में दो बच्चे भी थे। ये मैंने क्या कर दिया, अब क्या करूं? कहीं कुछ हो ना जाए। ये सब सोचते हुए लखन बस से नीचे बीवी बच्चों के साथ उतरा और आगे बढ़ गया। वो अपनी बीवी ललिता के घर पहुंच गया था, जहां सिर्फ ललिता की माँ अकेली रहती थी। वहां पहुंचकर लखन ने राहत की सांस ली और अपनी बीवी के कान में कुछ फुसफुसाया। अब रात हो चुकी थी। बच्चे खाना खाकर अपनी नानी के पास सो गए। ललिता और लखन अपने कमरे में सो रहे थे। इतने में ललिता के कान में कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो हड़बड़ा के उठी और बाहर निकलकर देखने लगी। उसके हाथ में एक नीले रंग की टॉर्च थी। इतने में ललिता की चीख लखन के कानों में पड़ी। लखन बौखलाकर उठा। देखा तो ललिता कमरे में नहीं थी। टॉर्च भी गायब थी। वो डर गया और बाहर भागा। बाहर सुनसान अंधेरा वीरान सा एक खंडर था और उस खंडर से थोड़ी दूर कब्रिस्तान था। वो अंदर गया और एक चांदी का ओम उठाकर लाया, जो तांत्रिक द्वारा अभिमंत्रित था, और कब्रिस्तान पहुंच गया, जहाँ की उसकी पत्नी एक कब्र में पड़ी थी। उसका कमर से नीचे का शरीर कब्र के अंदर था और ऊपर का बाहर। आंखें बंद थीं। लखन घबरा गया और उसने अपनी पत्नी को निकाला। वो बेहोश हो चुकी थी। काफ़ी कुछ प्रयास के बाद भी होश में नहीं आ रही थी। फिर लखन ने ओम, जो कि चांदी का था, ललिता के माथे पर रखा और रखते ही ललिता ने आंखें खोली और चिल्लाते हुए बोली, वो वापस आ गया है। इतना सुनकर लखन तिलमिला गया और अतीत के अंधेरे में खो गया। लखन की शादी को कुछ ही दिन बचे थे। वो बहुत उत्तेजित था अपनी शादी को लेकर। उधर ललिता प्रीतम से प्यार करती थी, या यूं कहूँ अपनी ज़रूरत के लिए प्रीतम से प्यार का नाटक कर रही थी। लेकिन प्रीतम वास्तव में ललिता के प्यार में था और उसकी शादी को लेकर काफ़ी परेशान था। प्रीतम ने कई बार ललिता से शादी करने को कहा, लेकिन ललिता ने यह कहकर टाल दिया कि वो शादी के बाद भी उसकी रहेगी। प्रीतम मायूस हो जाता, क्योंकि वो ललिता को बेहद पसंद करता था। ललिता किसी और से शादी करे, प्रीतम कभी नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपने माता पिता से ललिता के परिवार वालों से बात करने को कहा। जब ललिता के माँ बाप से बात हुई तो ललिता ने प्रीतम से शादी करने के लिए साफ मना कर दिया। जब प्रीतम के पिता ने प्रीतम से ये कहा तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और वो भागता हुआ ललिता के पास पहुंचा। तो ललिता ने सब साफ बता दिया कि किस तरह वो प्रीतम का इस्तेमाल कर रही थी। प्रीतम का शरीर पसीने में भीग गया और बहुत रोने, गिड़गिड़ाने और अपने प्यार की भीख मांगने के बाद वहाँ से चला गया। इधर ललिता की शादी लखन के साथ कर दी गई। दोनों पति पत्नी शादी से बहुत खुश थे। दुखी था तो सिर्फ प्रीतम, जो एक तांत्रिक के पास जाकर खुद तांत्रिक बनने की कोशिश करने लगा और कुछ समय में सफल भी हो गया। जब प्रीतम तांत्रिक बनकर अपने प्यार के पास पहुंचा तो ललिता उसका खौफनाक रूप देखकर डर गई। प्रीतम अब वो पुराना प्रीतम नहीं रहा था। वो बन चुका था तांत्रिक प्रीतम। वो खौफनाक शरीर, जिस पर काला लिबास, गले में रुद्राक्ष की मालाएं, काली दाढ़ी, मूछे वाला खौफनाक चेहरा, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। प्रीतम ने आते ही ललिता से चलने को कहा, लेकिन ललिता ने मना करते हुए कहा कि वो मां बनने वाली है। ललिता की बात सुनकर तांत्रिक प्रीतम गुस्से में आग बबूला हो गया और ललिता को मारने झपटा। इतने में लखन आ गया और ये नज़ारा देखकर हैरत में पड़ गया और प्रीतम को रोकते हुए पूछा कि वो कौन है।
मगर प्रीतम जवाब देने के मूड में नहीं था और ललिता को धमकी देने लगा कि वो तांत्रिक काला जादू का मालिक है और तुझे और तेरे परिवार को जीने नहीं देगा। इतना कहकर प्रीतम चला गया। प्रीतम के जाने के बाद लखन ने ललिता से उसके बारे में पूछा तो ललिता ने अपना अतीत छुपाकर बता दिया कि वो उसे नहीं जानती। तभी लखन के जहन में कई सवाल गोता लगाने लगे, लेकिन लखन को ललिता पर भरोसा था। लेकिन तांत्रिक को पागल समझ के उस घटना को बुला दिया और इस घटना के कुछ ही दिनों बाद अमावस की रात ललिता के पेट में तेज़ दर्द होने लगा। ललिता को ऐसा लगता मानो किसी ने बहुत सारे खंजर एक साथ उसके पेट में घोंप दिए हों। रात का तकरीबन 1 बज रहा था। ललिता के कराहने की आवाज़ सुनकर लखन नींद से जागा और ललिता को तकलीफ़ में देखकर घबरा गया। और उसका घबराना भी लाजमी था क्योंकि ललिता के पूरे दिन नहीं हुए थे, वो 5 महीने के ही पेट से थी। लखन ने ललिता को आश्वासन दिया किंतु खुद घबराया हुआ था। और उधर तांत्रिक प्रीतम अपनी काली शक्तियों को जागृत करके ललिता पर फूंक रहा था। इधर ललिता अपने पति की बाहों में दर्द से छटपटा रही थी। लखन समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। वो उठा और अपनी माँ के कमरे की तरफ भागा और अपनी माँ को बुला लाया। उसकी माँ भी कुछ समझ नहीं पा रही थी, इसलिए लखन ने अस्पताल का रुख लेने का सोचा और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। इतने में लखन की नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी जो तकरीबन 2:42 बजा रही थी। एम्बुलेंस लगभग 30 मिनट में पहुंचने वाली थी। ललिता का दर्द जो रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था, धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था। ललिता की हालत गंभीर हो चुकी थी। इतने में एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया। सायरन सुनकर लखन के चेहरे से घबराहट के भाव कुछ कम हो गए। ललिता अब एम्बुलेंस में थी और उधर प्रीतम अपने काले जादू से अपना काम कर चुका था। लखन के घर से अस्पताल की दूरी 18 किलोमीटर की थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ललिता का जो दर्द था रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अस्पताल में डॉक्टर ने ललिता के बच्चे को मृत करार दे दिया, लेकिन डॉक्टर बच्चे के मरने का कारण पता नहीं कर पाए। अब ललिता का गर्भपात हो चुका था। ललिता सही सलामत थी। लखन और उसकी माँ ललिता को लेकर अपने घर आए, लेकिन काली शक्तियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अगले कुछ दिनों में लखन और ललिता पर दुखों का पहाड़ टूटा। कभी उन्हें घर पर मरी हुई बिल्ली मिलती तो कभी कोई परछाई उनका पीछा करती दिखती। वो दोनों सदमे में थे। आखिर क्या हो रहा था उनके साथ, ये सब लखन की समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ललिता अनजान नहीं थी, वो जानती थी, मगर अपना रिश्ता टूटने के डर से वो कह नहीं पाई। एक दिन लखन के घर एक पहुंचा हुआ महात्मा भिक्षा मांगने आया और ललिता को देखकर कुछ बड़बड़ाने लगा। कहने लगा, वो नहीं छोड़ेगा, तुम बाप नहीं बन सकते जब तक वो है। ये सुनकर लखन घबरा गया और साधु से पूछने लगा, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। तब साधु ने लखन को काले जादू से अवगत कराया। अब लखन और ललिता की आंखों में वो डरावनी काली शख्सियत नाचने लगी जो उन्हें कुछ समय पहले धमकी देके गया था, जो मौत का दूसरा नाम था, तांत्रिक प्रीतम। वो दोनों डरकर साधु के पैरों में गिर के उपाय पूछने लगे तो साधु ने एक तावीज़ और एक चांदी का ओम काले जादू की काट करने के बाद अभिमंत्रित करके दे दिया और कहा कि जब तक ये तावीज़ और ओम तुम्हारे पास रहेगा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और वो महात्मा आशीर्वाद देकर चला गया। और इधर प्रीतम का हर काला प्रयास खाली जाने लगा। काला जादू असफल होने लगा। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और निकल गया नई काली शक्तियों की तलाश में शमशान साधना करने। अब ललिता खुश थी। 5 साल गुजर गए खुशी खुशी। उनके 2 बच्चे भी हो गए, मगर ये खुशी के दिन कुछ ही दिनों के थे। इधर प्रीतम महान तांत्रिक योगी बनकर वापस लौट आया और वापस आने के बाद प्रीतम ने फिर से शुरू किया वो खौफनाक मंजर जिसे देखकर सबका दिल धड़क उठे। वो एक अजीब तरह के जानवर को बलि देने के लिए लाया और उसकी बलि लखन के घर के पीछे देने की योजना बनाने लगा। 2 दिन बाद अमावस्या थी। प्रीतम जानता था कि पूजा करके बलि देने से वो ताबीज़ बेकार हो जाएगा। इधर ललिता अपने बच्चों के साथ खुश थी। आज अमावस्या थी
लखन अपने छोटे बेटे के साथ घर की छत पर खेल रहा था। खेलते खेलते लखन को पता ही नहीं चला कब 1 बज गया है। और उधर प्रीतम तांत्रिक अपनी योजना के अनुसार लखन के घर के पास पहुंच गया और बलि की तैयारी करने लगा। प्रीतम ने जैसे ही मोमबत्ती जलाई, लखन ने उसे छत से देख लिया और पहचान गया। फिर क्या था, प्रीतम ने छत से ही एक बड़ा सा पत्थर उठाया और तांत्रिक प्रीतम के सर पर दे मारा और वो वहीं ढेर हो गया। जब लखन ने देखा प्रीतम मर गया तो वो घबरा गया और उस तांत्रिक की लाश को पत्नी के साथ मिलकर अपने घर में ही दबा दिया और अपने घर में ताला लगाकर ललिता के घर बच्चों के साथ चला गया। दोस्तों, अभी तो आपने उसका अतीत सुना, अब हम वर्तमान में आते हैं। लखन इधर इतना सोच ही पाया कि बच्चों के कमरे से रोने की आवाज़ आई। लखन उठा और पूरी शक्ति से भागा बच्चों के पास। उधर देखा तो सब कुछ ठीक लग रहा था। लखन ने ललिता की माँ को जगाया और बच्चों से मिला। सब ठीक थे। ललिता की माँ कुछ समझ पाती इससे पहले ही लखन को कुछ याद आया। वो डर से तिलमिला गया और वापस अपनी पत्नी ललिता की तरफ भागा। ये क्या, ललिता अपने कमरे में ही नहीं दिख रही थी। अब तो लखन का शरीर पसीने पसीने हो रहा था। दिमाग कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। ललिता के अतीत से अनजान लखन अपने पिता को याद करने लगा, जो एक तांत्रिक थे, जिन्हें उसके गांव वालों ने शैतान कह के गांव से बाहर भगा दिया था। लखन इतना सोच ही पाया कि उसे छत से कुछ आहट सुनाई दी। वो चौंक गया और डरते हुए ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी और मुंह खुला रह गया। उसके चेहरे पर असमंज के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। ऊपर ललिता पीठ के बल छत से चिपकी हुई थी। बाल खुले, चेहरा सफ़ेद, आंखें काली और आंखों की पुतलियां लाल। लखन हैरत में पड़ गया। इतने में ललिता की माँ और बच्चे भी वहां आ गए, जिन्हें लखन ने बिना वक्त गवाए दूसरे कमरे में भेज दिया। अब सामने थे लखन और उसकी पत्नी ललिता। अब ललिता को उसकी पत्नी कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब वो एक शैतान में बदल चुकी थी। लखन कुछ सोच पाता इससे पहले ललिता ने हवा में छलांग लगाई और फर्श पर आ गिरी और ज़ोर ज़ोर से शैतानी हंसी हंसने लगी। लखन को समझते देर ना लगी कि ललिता पर उसी शैतान का साया है जिसे उसने 2 दिन पहले मारकर दफना दिया था। रात के करीब 3 बज रहे थे। लखन ने उस शैतान से कहा, तुम क्या चाहते हो, क्यों हमारे पीछे पड़े हो? शैतान उसकी बात सुनकर हंसा और एकदम से रुक गया और बोला, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? तेरी बीवी ने नहीं बताया? तांत्रिक प्रीतम ललिता के शरीर में से बात कर रहा था और प्रीतम अपना अतीत सुनाने लगा, जो ललिता ने उसके साथ किया था। और अंत में खौफनाक डरावनी हंसी हंसते हुए बोला, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा और कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। अब लखन की समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। लखन को वो ओम याद आया और वो तावीज़ जिसे उसने बच्चों के हाथ में बांधा हुआ था। उसने बिना देर करते हुए चांदी के ओम को हाथ में लिया और प्रीतम को बाहर आने को कहा, मगर प्रीतम कहाँ किसी की सुनता था। वो ललिता को चोट पहुंचाने लगा। लखन दौड़ा और धोखे से ललिता के गले में ओम बांध दिया। शैतान तिलमिला उठा और काले धुएं के रूप में ललिता के शरीर से बाहर आया और खिड़की के रास्ते बाहर चला गया। लखन को लगा सब ठीक हो गया है, लेकिन उस शैतान ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब सुबह होने को थी। ललिता बेहोश थी। ललिता की माँ और बच्चे ठीक थे। सुबह लखन ने ललिता की माँ को सब बताया। वो घबरा गई और गांव के पंडित को बुला लाई। पंडित ने पूरा मसला समझा और लखन को लेकर मंदिर के स्टोर रूम में आ गया, जहां बड़ी बड़ी तमाम प्रकार की प्राचीन किताबें रखी थीं। पंडित ने एक मोटी किताब उठाई और उसे खोलकर कुछ पढ़ने लगा। करीब 1 घंटे पढ़ने के बाद पंडित ने लखन से कहा, तुम्हें वापस वहीं जाना होगा जहां तुमने तांत्रिक की लाश को दफनाया है, और वहां जाकर लाश का अंतिम संस्कार करना होगा। तब जाकर उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। परंतु ये काम इतना आसान भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। वो एक तांत्रिक की आत्मा है जो प्रेत आत्मा बन गई है। उसे जलाना आसान नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें मौत से लड़ना होगा। तुम्हें तैयारी करनी होगी। पंडित अपनी बात कहता गया और लखन एकटक ध्यान से सुन रहा था।
अब लखन के पास एक ही रास्ता था अपनी समस्या के समाधान का। उसके मन में एक उम्मीद की किरण अपनी रोशनी बिखेर रही थी। लखन को डर भी लग रहा था कि ना जाने क्या होने वाला था। इतने में पंडित मंदिर के अंदर से एक पतली सी किताब लेकर आया जिसमें कुछ मंत्र लिखे थे और लखन को देते हुए कहा कि मेरा एक शिष्य भी तुम्हारे साथ मदद के लिए जाएगा। पंडित ने एक हट्टे कट्टे आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हरि तुम भी साथ जाओ। ललिता और बच्चों को मंदिर में छोड़कर हरि और लखन जाने लगे। पंडित ने ललिता को होश में लाया। अब लखन निकल चुका था मौत के सफ़र पर। करीब शाम हो चुकी थी। दोनों बस में थे। लखन और हरि करीब 8 बजे अपने गांव पहुंचे जहां लखन का घर था। लखन घर में गया, ताला खोला और सामने का नज़ारा देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। सामने का नज़ारा मानो चीख चीख कर कह रहा हो, लखन वापस चला जा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और सच में कमरे में कुछ था भी नहीं सिवाय एक खाली गड्ढे के जिसमें लखन ने तांत्रिक की लाश को दफनाया था। मगर लाश तो रहस्यमयी तरीके से गायब थी। कहाँ गया होगा तांत्रिक का मृत शरीर? कौन ले गया? ताला तो लगा था। क्या कोई तांत्रिक की मदद कर रहा था? तभी लखन खाली कमरे को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और अपने साथी पंडित से घबराते हुए कहता है कि अब क्या करें। अब वो पंडित सोचने लगता है क्या किया जाए। इतने में पंडित को कुछ सोचता है और वो एक पीला नींबू निकाल के सिंदूर से अभिमंत्रित करके उस गड्ढे में रख देता है जिसमें तांत्रिक प्रीतम की लाश को लखन ने दफनाया था। नींबू ने अपना कमाल दिखाया और हवा में तैरता हुआ जंगलों की तरफ जाने लगा। लखन और पंडित भी उसी ओर भागे। ये क्या? घने जंगल में एक उजाड़ घर था जहां अजीब सी दुर्गंध थी और अजीब तरह के जानवर की डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। ये सब देखकर लखन घबराया, पर बीवी बच्चे याद आ गए। इस मकान से कुछ आवाज़ें आ रही थीं जैसे कोई बड़ा हवन कर रहा हो। दोनों थोड़ा नज़दीक गए। अंदर का नज़ारा देखकर दोनों बुरी तरह बौखला गए। अंदर वही प्रीतम की लाश मिट्टी से लथपथ पड़ी थी और उसके ठीक बगल में बैठा था एक अधेड़ तांत्रिक जिसकी उम्र लगभग 45 या 50 की होगी, जिसे देखकर लखन के मुंह से निकला, पिताजी? हाँ, वो कोई और नहीं, लखन का ही बाप था जिसको उसके गांव वालों ने शैतान कहकर वहां से भगा दिया था और वही साधना के लिए प्रीतम की लाश को निकाल कर लाया था। उन दोनों को देखकर तांत्रिक तिलमिला गया और कहने लगा कि तुम वही हो जिसने मेरे चेले को मारा है। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। इतने में लखन ने फिर रोते हुए पुकारा, पिताजी मैं हूँ आपका लखन। इतना सुनते ही तांत्रिक की आंखों में आंसू आ गए और लखन को गले से लगाकर कहा, लखन मेरे बेटे, तू चिंता मत कर, इस प्रीतम के बच्चे से तो मैं निपटता हूँ। इतना बोलकर तांत्रिक ने अपनी छड़ी उठाकर प्रीतम की लाश पर रखकर कुछ मंत्र पढ़ा और एक ही झटके में लाश जल उठी और प्रीतम की आत्मा मृत्युलोक छोड़कर यमलोक सिधार गई। तो दोस्तों, कैसी थी ये कहानी? उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।